नमस्कार दोस्तों, मोहित स्टडी आईक्यू सेंटर में आपका स्वागत है। आज हम ईवीएस पेडागोजी से संबंधित जो है महत्वपूर्ण टॉपिक लेके आए हैं। वो है जानवर, एनिमल से संबंधित आपको क्वेश्चंस जो है सीटेट के एग्ज़ाम में देखने को मिलते हैं। ये जो है मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक होगा। यहाँ से 101% आपको क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे, इसलिए ये वीडियो आपके लिए महत्वपूर्ण है। इस वीडियो को आखिर तक देखिए, इसके नोट्स बनाइए, सभी चीज़ें महत्वपूर्ण हैं। ठीक है, तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। किस तरीके के क्वेश्चंस है और क्वेश्चन में क्या क्या बातों को ध्यान रखना होगा। वीडियो शुरू करने से पहले प्लीज़ वीडियो को लाइक कर लीजिए। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए, कमेंट कीजिए और अपने दोस्तों के साथ भी वीडियो को शेयर कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा, ताकि वो भी इस वीडियो का लाभ ले सकें। आज का जो वीडियो का टारगेट है वो है 30 लाइक्स का, लाइक मोटिवेशन के लिए, ताकि हम आपके लिए इसी प्रकार से डेली नए नए वीडियोस लेकर के आते रहेंगे। ठीक है, चलिए पहला क्वेश्चन है, ओलिव रिडले कछुआ नामक प्रजाति भारत में कहाँ पाई जाती है। देखिए ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर आप किसी भी सरकारी एग्जाम्स की तैयारी करें, कोई भी, चाहे रेलवे की हो, चाहे स्टेट के पीसीएस के एग्जाम हो, स्टेट का छोटा से छोटा एग्जाम, बड़ा से बड़ा एग्जाम, यहाँ तक कि यूपीएससी जैसे एग्जाम्स में भी ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो ये एक कछुए की वैरायटी है जिसे कहते हैं ओलिव रिडले। ठीक है, ये भारत में एकमात्र जगह है जहां पे ये पाई जाती है बहुतायत मात्रा में, वो है उड़ीसा। उड़ीसा के जो समुद्री तटीय क्षेत्र है वहां पे ये पाई जाती है। ऑप्शन यहाँ पे बी है और ये याद कर लीजिएगा, एग्जाम में सेम टू सेम क्वेश्चन पूछा जाएगा, इसके अलावा और कुछ भी नहीं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से सबसे लंबा जीवन काल किसका होता है। तो सबसे अगर लंबा जीवन काल की बात करें तो यहाँ पे जो 4 ऑप्शंस दिए गए हैं, इनमें से सबसे सही आंसर जो होगा वो है कछुआ। देखिए एक बात कोशिश कीजिएगा कि फिलहाल मैंने इस वाले क्वेश्चन में तो भूल गया कर रहे, लेकिन अगली बार जब भी मैं इस टॉपिक को या कोई भी ऐसा क्वेश्चन दूंगा तो मैं आपको कुछ जानवरों के उनके जीवन काल और उनके गर्भधारण काल, 2 चीज़ों को जो है नोट करके एक दे दूंगा। ठीक है, तो फिलहाल जो है कछुए का जो जीवन काल होता है 100 से भी अधिक साल वो सामान्य रूप से जीता है। बाकी यहाँ पे जो बाकी हैं उनकी लाइफ साइकिल जो है बहुत कम है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कछुए का जो ऊपरी भाग होता है उसको क्या कहा जाता है। तो देखिए कछुए का जो ऊपरी वाला शेल होता है जो कि बहुत ही मजबूत होता है, उसको क्या 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 कहते हैं। तो उसे कहते हैं कैरपेस। उसे कहते हैं कैरपेस, CARAPACE, यही कहते हैं, इंग्लिश में याद कर लीजिएगा। और जो उसके निचले स्तर को क्या कहते हैं, तो प्लास्ट्रॉन कहते हैं, इसके प्लास्ट्रॉन कहते हैं। ठीक है, तो निचले भाग को यहाँ पे नोट कर देता हूँ, निचले भाग को हम प्लास्ट्रॉन कहते हैं और ऊपरी भाग को कैरापेस कहते हैं, कैरापेस कह सकते हैं, कैरपेस कह सकते हैं। ठीक है, तो आंसर है ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत कब हुई थी। तो देखिए प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत जब भारत में की गई थी वो है 1973 में। ऑप्शन यहाँ पे बी राइट है। अच्छा, एक चीज़ और याद रखना कि प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत तभी की गई होगी जब भारत में टाइगर की संख्या ना के बराबर बची होगी, तो अभी इसकी शुरुआत की गई थी। आज की अगर हम बात करें 2025 की बात करें तो औसतन जहाँ पे हम बता रहे हैं कि 3925 तकरीबन जो है टाइगर्स भारत में इस समय है। ठीक है, और अगर जो ऑफिशियल डेटा जो कि 2023 में रिलीज किया गया था टाइगर के संबंध में, 3682 टाइगर काउंट हुए थे, ये बात याद रखिएगा। उसके बाद अभी नहीं हुआ, उसके बाद 2018 में सीधा काउंटिंग हुई थी। तो अब देखिए कब जो है इसकी काउंटिंग होती है, अप्रॉक्सीमेटली ये बताया गया, लेकिन आप जो है 2023 और 2025 का जरूर याद रखिएगा। कई बार क्वेश्चंस जो है सही और गलत के रूप में भी पूछ लिया जाता है। दूसरी बात कि टोटल नंबर ऑफ जो है टाइगर रिजर्व्स कितने हैं भारत में, तो टोटल नंबर ऑफ टाइगर रिजर्व्स है 58। अभी जो 2025 में जो है माधव नेशनल पार्क को जो है अभ्यारण्य बनाया गया है नया, और ये कहाँ है, एमपी में, मध्य प्रदेश में है। ठीक है, 2025 में जो है ये बनाया गया है। इतने बात याद रखिएगा। टाइगर का जो है वैज्ञानिक नाम होता है पैंथेरा टाइग्रिस। क्या नाम है यहाँ पे, इस चीज़ को नोट कर लीजिए। मैं फिर से कह रहा हूँ, कई चीज़ें ऐसी होती है, वैसे बहुत लोगों को शायद पता होगा, लेकिन फिर भी पैंथेरा टाइग्रिस, ठीक है, ये इसका वैज्ञानिक नाम है।
और भारत में दुनिया के मुकाबले 75% जो है टाइगर जो है भारत में ही मौजूद है। ठीक है, बाघ के जो शरीर में, सीटेड के लिए महत्वपूर्ण है, बाघ के जो शरीर में आपको धारियां देखने को मिलती हैं, ठीक है, वो 90 से 100 110 के बीच में होती हैं। ये बात भी याद रखिएगा। ठीक है, आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। बाघ जो है मनुष्य से कितना गुना ज्यादा देख सकता है? तो देखिए, ये शिकारी जानवर है और मनुष्य के बारे में तो आपको पता ही है, एक सामान्य जो है। तो देखिए, शिकारी जो होंगे उनकी आंखें जो होंगी वो ज्यादा दूर तक देख पाती हैं। इसकी वजह यह होती है कि उनके अंदर जो शंकु कोशिकाएं होती हैं वो ज्यादा होती हैं। आंखों के अंदर जो कोशिकाएं होती हैं वो ज्यादा होती हैं। मान लीजिए कि मनुष्य के अंदर तकरीबन तकरीबन 10,000 कोशिकाएं होंगी, तो वहीं पे टाइगर के अंदर करीब करीब 5 से 6,000, 5 से 6 लाख जो है कोशिकाएं होती। इसकी वजह से वो दूर तक देख पाते हैं। तो यहाँ पे 4 देखने की बात कर रहा है, तो यहाँ 4 गुना जो है इनकी शक्ति बढ़ जाती है। ठीक है, 4-5 गुना बढ़ ही जाती है। ठीक है, वैसे जो सीटेड में आंसर है वो 4 गुना का ही लगाया जाता है, इसलिए आप इसको याद कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन है, भारत में एक सींग वाला गैंडे किस जो है राष्ट्रीय उद्यान में पाया जाता है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कोई भी परीक्षा आप दे रहे हो तो एक सींग वाला जो गेंडा है वो काजीरंगा नेशनल पार्क में, जो कि कहाँ है, तो ये असम में है। यहाँ पे एक सींग वाले गेंडे का जो है आपको देखने को मिलेंगे। ये असम में देखने को मिलेंगे, काजीरंगा नेशनल पार्क में देखने को मिलेंगे, है ना। यहाँ पे आपको याद रखना है, ये बातें बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसलिए आपको जो पहली बार दे रहे हैं उनको कई बार चीज़ें नहीं पता होती हैं कि भैया कौन से क्वेश्चन ज़्यादा महत्वपूर्ण होते हैं, किन चीज़ों पे हमें फोकस करना होता है। कई बार हम सरसरी निगाहों से सरसरी जो है पढ़ तो लेते हैं, लेकिन कई चीज़ों को दिमाग में बिल्कुल ठूंसते नहीं है कि यार ये क्वेश्चन इतना इंपॉर्टेंट है कि इसको किसी भी रूप में छोड़ा नहीं जा सकता। पढ़ लिया हमने और कई बार होता है कि हमारे दिमाग से निकल जाता है। इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ कि इस चीज़ को याद कर लीजिएगा। कोई भी एग्जाम दे रहे हैं आप, उन सभी एग्जाम्स के लिए महत्वपूर्ण होगा। अगला, एक उल्लू जो है अपने सिर को कितना घुमा सकता है? सीटेट के क्वेश्चन है ये। तो एक उल्लू जो है तकरीबन 270 डिग्री तक ये अपना जो है घुमा सकता है। कई बार बच्चे जो है 360 डिग्री तक लगा देते हैं, बिल्कुल भी नहीं, ऐसा नहीं है। 360 नहीं है, 270 डिग्री तक ये अपना जो है घुमा सकता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। गैंडे का सींग जो है किसके बना होता है? तो गैंडा का जो सींग होता है वो किस चीज का बना होता है? तो वो जो बना होता है वो है केराटिन का। ऑप्शन यहाँ पे ए सही जवाब होगा और इसको याद कर लीजिएगा। भारत के किस राज्य में बाघों की राजधानी, किस राज्य को बाघों की राजधानी कहा जाता है? मतलब सबसे ज्यादा बाघ यहीं पाए जाते हैं, टाइगर यहीं आपको देखने को मिलेंगे सबसे ज्यादा, तो वो है मध्य प्रदेश। सबसे ज्यादा टाइगर रिजर्व भी जो है इसी राज्य में आपको देखने को मिलते हैं। ऑप्शन यहाँ पे ए सही जवाब होगा। अभी हाल ही में 2025 में नया नेशनल पार्क बनाया गया, टाइगर रिजर्व सेंटर बनाया गया, टाइगर रिजर्व पार्क बनाया गया है, वो है माधव नेशनल पार्क, ये भी याद रखिएगा। और टोटल नंबर ऑफ कितने हैं? 58। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किस देश को सांपों का देश कहा जाता है? तो सांपों का देश कहा जा सकता है, वो है आंसर यहां पे ब्राजील। ऑप्शन यहां पे ए बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत में राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण किस वर्ष स्थापित किया गया था? तो राष्ट्रीय संरक्षण प्राधिकरण, राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण जो शामिल किया गया था वो है 2005 में। ध्यान रखिएगा, इन सभी पॉइंट्स को भूलिएगा नहीं। वैज्ञानिक नाम पैंथेरा टाइग्रिस। भारत में दुनिया के 70 से 75% बाघ जो है भारत में ही आपको देखने को मिलेंगे। बाघ के शरीर में जो स्ट्रैप्स होते हैं, मतलब जो धारियां होती हैं, वो 90 से 100 या 90 से 110 के बीच में होती हैं, ये बात भी याद रखिएगा। टोटल नंबर ऑफ टाइगर रिजर्व्स है 58। अभी हाल ही में 2025 में जो रिजर्व सेंटर टाइगर जो है नेशनल पार्क बनाया गया है, वो 58वां जो है वो है माधव नेशनल पार्क। टोटल नंबर ऑफ टाइगर्स हैं 3000। 2000 अगर 23 का डेटा बता दे तो 3682 है, और 2025 की अगर हम अप्रॉक्सीमेटली बताएं
तो 2900 के करीब है, 2925 जो है कि न्यूज़ में या फिर आम जो है बुक्स में जो है देखने को मिलता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस जानवर से अंगोरा ऊन निकाली जाती है? तो अंगोरा ऊन का एक प्रकार है, ठीक है, जैसे पश्मीना ऊन होती है वैसे ही अंगोरा ऊन है। तो अंगोरा ऊन जो है खरगोश से निकलती है, बहुत ही सॉफ्ट खरगोश होगा तो इसका मतलब है कि बहुत ही सॉफ्ट होगी। तो अंगोरा ऊन जो है खरगोश से निकलती है, ये चीज आप याद रखिएगा, सीटेट में ये क्वेश्चन पूछा गया है, इसलिए ये सीटेट के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होगा। ठीक है, अगला, भेड़ से ऊन प्राप्त करने में बहुत से चरण सम्मिलित होते हैं। भाई भेड़ से अगर ऊन निकालोगे तो उसके बहुत सारे चरण होंगे, तो निम्नलिखित में से किसमें इन चरणों को सही क्रम में निरूपित किया गया है? तो देखिए, सबसे सही पहल जो चरण है वह पहले तो ऊन की कटाई होगी, फिर अभिमार्जन होगा, मतलब साफ सफाई होगी, उनकी कटाई के बाद भाई साफ सफाई होगी, फिर उसके बाद छटाई होगी, फिर रंगाई होगी, फिर लपेट कर धागा बनाना का काम होगा, फिर जो है उसके कपड़े बनाना मतलब बुनाई होगी। तो आंसर हो गया ऑप्शन ए, और ये सीटेट में पूछा गया क्वेश्चन भी है, इसलिए ये चीज़ों को ध्यान रखिएगा। जब हम पेपर देते हैं ना तब हमें इन चीज़ों का बारे में नहीं पता होता है कि यार तब हमें लगता है कि अरे ठीक है, तब हम इन चीज़ों को वहाँ पे गलत कर देते हैं, इसलिए इन चीज़ों को गलत नहीं करना, इन क्वेश्चंस को। पृथ्वी पर सबसे छोटे जो है कुत्ते की प्रजाति कौन सी है? देखिए, सबसे छोटे कुत्ते की प्रजाति जो होती है वो है चिहुआहुआ। आंसर हो गया डी, यही सबसे छोटा है ना, चिहुआहुआ, ये जैसा कि हम पिक्चर में आपको दिखा रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, पशुओं की त्वचा पर विविध पैटर्न जो है, डिजाइन जो देखने को मिलता है वो क्यों होता है? जैसा टाइगर के ऊपर जो डिजाइन होता है वो ऐसा क्यों होता है ना, टाइगर पे डिजाइन देखने को क्यों मिलता है? तो इसका जो कारण है वो जलवायु कारण नहीं है, या फिर शारीरिक शक्ति को इंगित नहीं करता, दर्शाता है, ना कि परावर्तित प्रकाश के कारण होता है, ना अन्य कारणों के कारण होता है, सिर्फ केवल होता है उसकी त्वचा पर जो है बालों के कारण होता है। बहुत ही सामान्य सा है, लेकिन कई बार जो होता है ऐसे क्वेश्चंस को हम सोच लेते हैं कि कुछ यूनिक बात होगी, इसलिए ये विविध पैटर्न दिखाए गए हैं, है ना। जेब्रा के ऊपर जो पैटर्न है वो इसका मतलब है कि कोई तो कारण होगा जेब्रा के ऊपर। अरे भाई देखिए, त्वचा पे बाल उगे उसके कारण हुआ, फिर जेनेटिक जो है चीजें होने लगी, आनुवांशिकी है भाई, जेब्रा से जब पैदा अगला जेब्रा होगा तो फिर वैसा ही होगा। जैसे हम मनुष्यों के शरीर जो है या तो गोरे होंगे या तो काले होंगे या तो सांवले होंगे, इसी तरीके के कलर होंगे हमारे शरीर का रंग। ठीक है, तो ये क्यों होता है, ये कोई साइंटिफिक रीजन होगा, अब इसका कोई वो नहीं है ना। तो या जलवायु के कारण हो या शारीरिक शक्ति, इसका कोई, तो इसका जो त्वचा पर बालों के कारण होते हैं जेनेटिक रीजंस की वजह से होते हैं, बस यही इसका एक मूल कारण है। आंसर हो गया ऑप्शन डी। खुर वाले जानवरों में पैर और मुंह का रोग किसके कारण होता है? तो देखिए, जो जानवर होते हैं जैसे खुर वाले क्या होता है जानवर, जैसे बकरी हो गया, गाय, भैंस, घोड़ा हो गया, इन सब के पैर में खुर होते हैं ना, मोटे मोटे जो नाखून जैसे नहीं होते जिसके सहायता से वो चलते, खट्ट 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 चलते। तो वो पैर और मुंह का जो रोग होता है जिसे कहते हैं फुट एंड माउथ रोग, या खुर पका रोग भी कहते हैं, इसे खुर पका रोग भी कहते हैं, और मुंह पका रोग भी कहते हैं। इसमें क्या होता है, ये रोग जो है वायरस जनित रोग होता है, वायरस के कारण होता है, विषाणु जनित रोग होता है, विषाणु के कारण होता है, और इसकी वजह से जानवर का जो है पैर पक जाता है और यहाँ पे मुंह भी इसका पक जाता है। तो इसके लिए इसमें होता क्या है, तो इसमें जो है बहुत तेज बुखार आने लगता है, पैर उसका सड़ने लगता है, मुंह से लार टपकने लगती है, तो इन्फेक्टेड हो जाता है वो, तो दूध पीने लायक नहीं बचता, बहुत तकलीफ में रहता है। तो इसके लिए जो है वायरस के टीके लगाए जाते हैं जानवरों को। अब यहाँ पे ध्यान रखने वाली बात है कि खुर पका मुंह रोग के निवारण के लिए एक बहुत बड़ा उन्मूलन कार्यक्रम चलाया जा रहा है भारत सरकार के द्वारा। 2030 तक इस रोग को समाप्त करने का जो है प्रयास किया जा रहा है, भारत से बिल्कुल हटा ही दिया जाए, ऐसा कुछ हो रहा है। ठीक है, तो इसके लिए इसके टीके लगाए जा रहे हैं, जैसे पोलियो के टीके लगाए जाते थे ताकि पोलियो समाप्त हो जाए, वैसे ही ये खुर पका रोग या पैर और फुट एंड माउथ रोग जो है समाप्त किया जाए 2030 तक। इस चीज को याद कर लीजिएगा, कई बार आपसे पूछ सकता है। देखिए भाई, एक बात याद रखिएगा, मैं फिर से आपसे एक बहुत ही हट के बात बता रहा हूं।
सीटेट का मैंने बार बार आपको मैंने सीटेट के लिए ये 1 या 2 मैंने वीडियो बनाए थे, 2 ही वीडियो मैंने शायद मेरे बने होंगे, और वो भी शॉर्ट वीडियो, जिसमें मैंने ये कहा है कि सीटेट का एग्ज़ाम या तो जुलाई में होगा, ठीक है, जून की बात है या जुलाई की स्टार्टिंग की बात है, और या फिर सीधा दिसंबर में होगा। बाकी कितना भी मैं वहाँ पे मैंने 2-3 बार जो है मैंने पूछने का प्रयास किया है सीबीएसई में। एक बार तो मैं खुद दिल्ली में था, 2 बार तो मैं अपने दोस्तों को जो वहाँ पे रहते हैं मेरे आसपास उनको भी भेजा कि यार चले जाओ प्लीज़ यार, ज़रा पता करो क्या रीज़न है, उनके एप्लीकेशन लिख करके उसमें से रिसीविंग ले लेना कुछ। वहाँ पे जो जिसका मन आता है वो बता देते हैं। मतलब मैं आपको, जैसे ऑफिस कार्यालय होते हैं ना कि ये साहब कुछ और बोल रहे हैं, वो साहब कुछ और बोल रहे हैं, बाबू कुछ और बोल रहा है, वहाँ पे ये ऐसा ही हाल रहता है। जिसके मन में जो कोई अथॉरिटी नहीं होती है कि हम कोई एक सही स्टेटमेंट दे दें कि भैया क्यों नहीं एग्जाम हो रहा है, बस नहीं हो रहा है, मुझे नहीं पता, सर से बात कीजिए, सर जा रहे हैं तो कह रहे हैं अभी तो कोई डिटेल नहीं आई है, जल्दी ही आपका एग्जाम होने वाला है, आप तैयारी करते, ऐसे कुछ बातें होती रहती है, ठीक है। तो इसका कोई क्लियर स्टेटमेंट नहीं। बाकी जो है सीटेट का जो इंपॉर्टेंट बात है वो है सीटेट के सिलेबस के संबंध में। बहुत समय से सीटेट का सिलेबस बदला नहीं गया है, ठीक है। तो आप देखिए हर एग्जाम का अपने आप में सिलेबस बदल बदल के नए डिफरेंट सिलेबस हो गए हैं या थोड़े हार्ड कर दिए गए हैं। वैसा ही हाल होने वाला है कि सीटेट का भी सिलेबस अभी आने वाले समय में, या हो सकता है कि ये दिसंबर के समय में आ जाए, जिसमें थोड़े से आपको जीएस के क्वेश्चन भी देखने को मिल सकते हैं, ठीक है। तो अब आपके लिए समस्या हो जाएगी, तो इसलिए आप तैयारी कर लो। 2000 जो दिसंबर में एग्जाम हो तो निकाल लेना, क्योंकि अगर दिसंबर में नहीं होगा तो अगले सेशन में ज़रूर सिलेबस बदला जा सकता है। इसलिए अपनी तैयारी को अच्छे से कर लो, और बार बार वही 4 ठोरा क्वेश्चन जो याद करते रहते हो ना, उससे नहीं होगा। अब क्वेश्चन जो है इस लेवल तक पूछे जा सकते हैं। इसलिए मैं जानवर के संबंध में जो भी दे रहा हूं आपको, आपके लिए इंपॉर्टेंट है। अगर आप अभी भी जीवन वैसे ही जी रहे हो कि अरे यार बस सर ने बहुत ज़्यादा करा दिया है क्वेश्चंस, तो फिर मैं आपको क्या ही बोल सकता हूं। आपको पता होगा कि 5 लाख लड़के जब एग्जाम सीटेट का देते हैं तो 1.5 लाख लड़के पास होते हैं, बाकी सब फेल हो जाते हैं। और बाकी फेल होने वाले में से जो है मैक्सिमम इसी जो है सोच विचार वाले होते हैं, और 1.5 में से बहुत सारे ऐसे बच्चे होते हैं जो हर स्टेट का एग्जाम देते हैं, सिविल सर्विसेज तक का एग्जाम देते हैं, तो उनको जीएस के क्वेश्चंस, बेसिक क्वेश्चन पता होता है, और यहाँ तक कि वो क्वेश्चंस नहीं भी पता होता तो भी वो समझ जाते हैं कि यही आंसर है। बाकी 3 में से, जो बाकी 4 में से ये 2 तो गलत है बिल्कुल ही, और ये 2 में से अक्कड़ बक्कड़ बम्बे वो समझ जाते हैं कि यही आंसर है इसका। इसलिए बाकी अगर 1.5 में से देखा जाए तो बहुत सारे बच्चे ऐसे होंगे जो जो अपनी सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे होंगे, अब लेकिन वो अपने खास सोचा होगा कि यार टीचिंग की भर्ती आएगी तो फटाक से कर लेंगे, है ना। तो इसलिए अपनी तैयारी को अच्छे तरीके से करिए, नोट्स बनाइए, जैसा कि मैं आपको बताता जाता हूं। मैं आपको सब कुछ प्रोवाइड कर चुका हूं ऑलरेडी। मैं ये मान के चला था कि जुलाई में हो जाएगा, इसलिए मैं सब कुछ प्रोवाइड कर रहा हूं। एसएसटी के मैं बिल्कुल एक टॉपिक पे वीडियो देता हूं, उस टॉपिक को कवर कर लीजिए, खत्म, वो टॉपिक ही खत्म। मतलब एसएसटी का जो सीटेट में सिलेबस दिया गया है सीटेट के द्वारा, सीबीएसई के द्वारा, उस टॉपिक उस सिलेबस का एक जो है हिस्सा मैं उठाता हूं, फिर मैं उसको कवर करता हूं। एसएसटी में सबसे हार्ड चीज क्या है कि उसमें टॉपिक के डायरेक्ट नाम नहीं दिए गए, उसमें नए राजा और उनके राज्यों के संबंध में। अब आप क्या सोच सकते हो, तो कल को आने वाले समय में क्या क्या क्वेश्चन पूछेगा आप समझ नहीं पाएंगे आप, ठीक है। तो अभी आप तैयारी अच्छे से करिए, मन लगा के पढ़िए। कोई भी चीज़ आपको चाहिए, हमसे नोट्स चाहिए, कुछ भी चाहिए, आप हमें कमेंट भी कर सकते हैं, ठीक है। कोई ना कोई रास्ता मैं आपको ज़रूर दूंगा, दिखाऊंगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। वह जंतु कौन सा है जो अपने कानों को अलग अलग दिशाओं में बहुत अधिक घुमा लेता है, जो बाहर की ध्वनि को इकट्ठा करने में उसकी सहायता करता है। तो इस चीज को याद कर लीजिए, क्योंकि ये सीटेट का पूछा हुआ क्वेश्चन है और इंपॉर्टेंट भी है। कई डिफरेंट तरीके से ये क्वेश्चन पूछा जाता है। तो वो जानवर है बाघ। बाघ के संबंध में कहा जाता है कि वो अपने कान को अलग अलग दिशाओं में घुमा लेता है, और दूसरी बात, उन घुमा तो लेता ही, उसके बाद कौन सी शोर किस चीज की है, मतलब पेड़ों की है कि किसी के पैर की है, तो किसी की जानवर की है, या कोई जानवर दौड़ रहा है, या फिर सिर्फ केवल पेड़ों की सरसराहट है, या कोई गाड़ी की आवाज है, वट जो है, मतलब वो ध्वनि, बाहर की ध्वनियों को इकट्ठा कर लेता है, उनको डिकोड कर लेता है कि क्या चीज है। तो बाघ ही है इसका सही आंसर। ऑप्शन यहां पे डी सही जवाब होगा। निम्नलिखित में से कौन सा सांप
हानि रहित है और भारत में पाया जाता है। तो सांप के संबंध में, स्नेक के संबंध में एक सीटेट में भी क्वेश्चन पूछा जाता है। तो सांपों के संबंध में मैं ऑलरेडी बहुत सारी बातें मैं बता चुका हूं, जैसे कि भारत में 4 प्रकार के सांप होते हैं। सांप के 2 खोखले दांत होते हैं, उन 2 दांतों से जो है जहर जो है शरीर में प्रवेश कराया जाता है। उन चारों सांपों के नाम है, जिसमें से एक भारतीय शैल अजगर जो है ये जो है हानि रहित है। अजगर तो वैसे ही विषैला सांप नहीं होता है, हमें हम सबको पता है। वो अपने शिकार को सीधे निगल लेता है और या फिर उस अपने शिकार को जकड़ करके उसको दबा करके मार देता है। ये चीज़ है इसकी। तो यहाँ पे इस चीज़ें, और सांप के जहर से ही जो है दवा भी बनाई जाती है। ठीक है, तो ये सारी बातों को आपको ध्यान रखना है। भारत में सांप पाए जाते हैं सबसे ज़्यादा, बहुत सारी वैरायटियाँ जो है सांप की ब्राज़ील में पाई जाती है, और न्यूजीलैंड जैसे देशों में, जहाँ ठंडे देशों में सांप बिल्कुल भी नहीं पाए जाते। इतने बातों को आप याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। डॉल्फिन के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से विचार करना है। तो डॉल्फिन को भारत का राष्ट्रीय जलीय स्तनधारी घोषित किया गया है। यह स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। डॉल्फिन में निम्न प्रकार की आवाजें पहचानने की क्षमता होती है। कौन दोस्त है, कौन शिकार है, किस तरीके की, है ना, वो हेलो तक करती हैं। तो एक्साइटमेंट में उनकी आवाज़ें कुछ और होती है, तो इस तरीके की उनकी आवाज़ें होती हैं। तो इस बात को भी ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पे दोनों ही चीज़ यहाँ पे सही है। ऑप्शन यहाँ पे सी राइट होगा। मनुष्य और चिंपांजी के बीच कितने प्रतिशत जो है डीएनए का संबंध होता है? तो डीएनए जो होता है वो हमारे दर्शाता है कि हमारे पूर्वज, हमारे डीएनए जो है आनुवंशिकीय जो गुण होते हैं डीएनए में होते हैं, अपने पेरेंटल जो गुण होते हैं वो इसी डीएनए में होते हैं, और यही डीएनए जो है हमें अपने माता पिता से मिलता है। ठीक है, तो हमारे पूर्वजों का जो है पूरा डेटा होता है एक तरीके से। हमारे जो शरीर में जो डीएनए है वो हमारे पूर्वज का डेटा है, हमारे माता पिता का है, मेरे माता पिता के उसके भी पूर्वज का डेटा है। तो जो हमारे पूर्वज अगर डेटा है तो इसका मतलब है कि चिंपांजी जो है ये हमारे पूर्वज हुए होंगे कभी ना कभी, आज से लाखों साल पहले, लाखों हजारों करोड़ों साल पहले कभी ना कभी हम चिंपांजी के रूप में जीवन जीते होंगे। ठीक है, तो मनुष्य और चिंपांजी के बीच में जो डीएनए शेयर करता है वो है 98%। ठीक है, ध्यान रखिएगा, इसलिए ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है। सबसे ज्यादा चिंपांजियों की संख्या जो है अफ्रीका जो है महाद्वीप में पाई जाती है। एक बात, ये बात याद रखिएगा, चिंपांजी का जो गर्भ अवधि होती है वो 230 से 240 डेज की होती है। इनका जो जीवन काल होता है वो 33 से 40 वर्ष का होता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। मधुमक्खी की कितने आंखें होती हैं? सामान्य सा क्वेश्चन लग रहा होगा, लेकिन कई बच्चों को इसका आंसर नहीं पता होगा। तो बात यहां तक है कि क्वेश्चन कैसे पूछा जाता है कि मधुमक्खी पालन को क्या कहते हैं, ये बात आपको पता होनी चाहिए। मधुमक्खी कितनी आंखें होती हैं, मधुमक्खी के शहद में क्या होता है, सारी चीज़ें पूछी जा सकती हैं भविष्य में या अभी इसी बार के एग्जाम में। तो मधुमक्खी की जो टोटल आंखें बताई गई हैं वो है 5, जैसा कि आप पिक्चर में देख पा रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से जंतुओं के एक समूह का चयन करना है जो मूत्र और मल की गंध से अपने क्षेत्रों की पहचान करने में सक्षम होते हैं। तो जो हैं वो है बाघ, शेर, कुत्ता। ये जो है अपने एरिया डिसाइड करते हैं कि ये मेरा एरिया है, ये मेरा एरिया है, ये मेरा एरिया है। ठीक है, ऑप्शन यहां पे सी सही जवाब होगा। अगला क्वेश्चन है, जन्म के बाद कैटरपिलर सबसे पहले क्या खाता है? तो एक तो चीज याद रखिएगा कि इस कैटरपिलर का जीवन चक्र हमें जानना है और यही एग्जाम में पूछा जाता है। तो कैटरपिलर बनने से पहले, जिसे हम लार्वा भी कह सकते हैं, उससे बनने से पहले वो अंडा में होता है। फिर इसके बाद जो प्रोसेस होती है कैटरपिलर में होती है, फिर प्यूपा जिसे कहते हैं कोशावस्था, फिर उसके बाद ये तितली और या पतंगा के रूप में बनता है। तो यहां पे आंसर हो गया कैटरपिलर खाता है ऑप्शन सी, अंडे का छिलका। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व में सबसे ज्यादा जहरीले मेंढक कहां पाए जाते हैं? तो सबसे ज्यादा मेंढक जो होते हैं, फ्रॉग जो होते हैं,
वो पाए जाते हैं दक्षिणी अमेरिका में। ऑप्शन यहाँ पे बी सही जवाब होगा। सांपों के संदर्भ में एक सही कथन को चुनना है। हमारे देश में केवल 4 तरह के जहरीले सांप पाए जाते हैं। बिल्कुल सही, मैंने आपको बताया कि 4 तरह के जहरीले सांप पाए जाते हैं, जिसमें से कोबरा जो है वो सबसे जहरीला सांप है और ये एक सांपों का जहरीले सांपों का एक प्रकार भी है। ठीक है, जहरीले सांप के 4 खोखले होते हैं, बिल्कुल भी नहीं, 4 नहीं होते, बल्कि इसके 2 खोखले दांत होते हैं। और जब सांप किसी व्यक्ति को काटता है तो जहर इन खोखले दांत से उसके शरीर में चला जाता है और सांप के जहर से दवाई भी बनाई जाती है। तो यहाँ पे जो स्टेटमेंट की बात हो रही है वो है ए, बी और डी सही है। बाकी सी में से आपको खोखले दांतों की संख्या 4 नहीं होती है, बल्कि 2 होती है। ठीक है, इस चीज को याद रखिएगा। जैसा क्वेश्चन दिया गया है वैसा ही क्वेश्चन सीटेट में बार बार रिपीट हुआ है, कई बार रिपीट हुआ है। सर्वाधिक जो ब्लू व्हेल्स होते हैं वो किस महासागर में पाई जाती है? तो देखिए, ब्लू व्हेल एक जानवर है और ये जो है ये पाई कहां जाएगी? तो ये समुद्र में पाई जाती है। और समुद्र के किस हिस्से में सबसे ज्यादा पाई जाती है? तो ये है प्रशांत महासागर में पाई जाती है। ऑप्शन यहां पे बी सही जवाब हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गंगा डॉल्फिन को भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव घोषित कब किया गया था? तो गंगा डॉल्फिन को, जो कि मीठे पानी में रहती हैं, साफ पानी में रहती है, इनको, और ये डिफरेंट टाइप्स की आवाज निकाल लेती हैं, ये भी आपको पता होगा, साउंड जो है क्रिएट कर लेती हैं, और इसको राष्ट्रीय जलीय जीव घोषित किया गया था वो है 2009 में। ऑप्शन यहाँ पे डी सही जवाब होगा। जीवों के व्यवहार का अध्ययन किया जाता है तो इसको क्या कहेंगे? तो इसे कहेंगे एंथोलॉजी। ध्यान रखिएगा, इसे कहते हैं एंथोलॉजी। जीवों के व्यवहार का अध्ययन करना जो होता है, एंथोलॉजी नहीं होता, ईथोलॉजी कहते हैं इसे, ईथोलॉजी। ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है ये बात। ठीक है, एक सींग वाला गेंडा डैश डैश की संरक्षित प्रजाति है। तो ये भारत में एक सींग वाला गेंडा जो है वो हमको असम राज्य में देखने को मिलता है, काजीरंगा नेशनल पार्क में देखने को मिलता है, या फिर मानस नेशनल पार्क में भी देखने को मिलता है, जो कि असम में ही है। इन 2 नेशनल पार्क में आपको एक सींग वाला गेंडा देखने को मिलेगा। ठीक है, ऐसी कौन सी नदी है जहां पर गुलाबी डॉल्फिन या बोटो जिसे कहते हैं वो पाई जाती है? तो मैंने अभी आपको बताया कि डॉल्फिन जो है मीठे पानी में होती है, तो ये जो गुलाबी डॉल्फिन होती है ये हमको देखने को मिलती है अमेजन नदी में। ऑप्शन यहाँ पे डी सही जवाब है। अमेजन नदी या फिर जो है ओरिनोको नदी भी आपको याद रखना है, लेकिन अमेजन नदी बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, इसलिए मैंने यहाँ पे ऑप्शन नहीं दिया है। ये एग्ज़ाम में बहुत बार, मैं आपको बताऊँ कि एक बार जब मैं स्टेट पीसीएस का था या यूपीएससी का एग्ज़ाम था, उसमें एक क्वेश्चन पूछा गया था। हालांकि मैंने उस समय गलत कर दिया था, मुझे नहीं पता था इसके बारे में। ठीक है, तो ये क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है अगर डॉल्फिन के संबंध में बात पूछी जा रही है, तो इस बात को भी ध्यान रखिएगा। चमगादड़ स्तनधारी है क्योंकि वह जो है स्तनधारी जो कि बच्चे देते हैं, स्तनधारी जीव जो है बच्चे देते हैं, वो दूध पिलाते हैं, तो चमगादड़ जो है बच्चे देते हैं, इसलिए उसे स्तनधारी कहते हैं। ऑप्शन यहाँ पे डी सही जवाब होगा। स्लॉथ, बहुत ही क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है सीटेट के लिए। स्लॉथ जो है नामक जानवर पेड़ से नीचे कितने दिन बाद उतरता है? तो देखिए, स्लॉथ जो है एक तो बहुत ही, मैं आपको कुछ बातें बताता हूँ, ये बहुत ही स्लो जानवर है। कहाँ पे रहता है? पेड़ में रहता है। पूरे हफ्ते में, एक वीक में ये एक बार मल त्याग करने के लिए मतलब पॉटी करने के लिए ये पेड़ से नीचे उतरता है। उसके बाद ये पुनः पेड़ पे चढ़ जाता है, उसी पेड़ की पत्तियों को शाखाओं को खाता है, पत्तियों को खाता है, उसी शाखाओं को खाता है। पूरे जीवन काल में 3 से 4 पेड़ ही बदल पाता है, ये बात भी याद रखिएगा। ठीक है, इतना स्लो है। इसका पाचन भी बहुत स्लो है, इसको पाचन को भी पचाने में बहुत समय लगता है।
ये बात भी याद रखिएगा। तो आंसर है यहाँ पे ऑप्शन डी। स्लॉथ के विषय में ये बात आप याद रखिएगा। स्लॉथ किस देश में बहुतायत मात्रा में पाए जाते हैं? तो अगर हम स्लॉथ की बात करें तो ये जो है सबसे ज्यादा ब्राजील देशों में पाए जाते हैं। ठीक है, ब्राजील देश में पाया जाता है। ब्राजील जो है दक्षिण अमेरिका का हिस्सा है। ठीक है, अमेरिका कॉन्टिनेंट में है। तो ये है, बात याद रखिएगा, दक्षिण अमेरिका के उष्णकटिबंधीय ठीक है, जो है वनों में इनकी संख्या ज़्यादा देखने को मिलती है। ब्राज़ील हो गया, पनामा हो गया, और कौन सा हो गया, पेरू हो गया, यहाँ पे ये आसपास के देशों में ज़्यादा पाए जाते हैं। ठीक है, चलो, वो कौन सा जानवर है जो एक बार में सिर्फ 30 ग्राम पत्तियां खाता है और उसे खाने में 1 महीने का समय लगता है, उसे पचाने में 1 महीने का समय? तो 30 ग्राम पत्तियों को ही पचा पाता है वो 1 महीने में, इतना स्लो है इसका पाचन। तो स्लॉथ है आंसर यहाँ पे, डी सही जवाब होगा। सीटेट के लिए भी ये इंपॉर्टेंट है, इसलिए इस जानकारी को नोट कर लीजिएगा। निम्नलिखित में से किस देश में सांप ही नहीं पाए जाते? एक भी सांप नहीं पाए जाते। मैंने इस चीज को गूगल में भी सर्च किया था बाकायदा। तो ये जो है आंसर है न्यूजीलैंड। ठंडा देश है, इसलिए जो है यहाँ पे नहीं पाए जाते, ठंडे होने की वजह से। इनका खून भी ठंडा होता है, और ठंडा होगा तो ठंडा ही हो जाएगा पूरा, है ना, जम जाएंगे। तो इसलिए यहाँ पे इनका जो इन्वायरमेंट है वो इनको पनपने नहीं देता है, जल्दी ही ये मर जाते हैं। अगर आप यहाँ से, एक साइंटिस्ट जो है वो न्यूजीलैंड में बसा कोशिश किए थे और आर्टिफिशियल इन्वायरमेंट भी दिया, लेकिन वो नहीं जी पाए वहाँ पे फिर भी। ठीक है, फिर बाद में इन पे केस भी हुआ था कि ऐसे जीव को लाया ही क्यों गया, किसी तरीके से वो लेके चले गए होंगे, है ना। तो ये भी ध्यान रखिएगा। निम्नलिखित में से सबसे सर्वाधिक सांप किस रेखीय क्षेत्र में पाए जाते हैं? तो भैया देखो, सांप जो है कहाँ पाए जाएंगे? तो सांप जो है उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में ही पाए जाएंगे, जहाँ का इन्वायरमेंट उनके लिए बेहतर होता है। तो आंसर हो गया यहाँ पे ऑप्शन बी। याक के दूध का रंग कैसा होता है? तो देखिए, याक का दूध थोड़ा सा येलो होता है। ठीक है, तो ऑप्शन बी। ये जो येलो रंग होता है ये किस वजह से होता है, ये याद रखने की जरूरत है। ये कैरोटीन की वजह से होता है। दूध में कैरोटीन की मात्रा अधिक होने से दूध का रंग पीला हो जाता है। और सफेद जो है, अगर पूछा जाए सफेद दूध जो होता है वो किसकी वजह से होता है? तो दूध में केसीन की मात्रा ज्यादा होने से, है ना, इसकी वजह से जो है सफेद होता है। तो भैंस का जो दूध होता है, बफेलो का जो दूध होता है वो सफेद होता है, और गाय का जो दूध होता है वो क्या बोलते हैं, पीला होता है, कैरोटीन की वजह से। ये बात आप याद रखिएगा। बाकी वो पूछ सकता था गाय और भैंस के नाम पे, याक पूछ लिया क्योंकि कंफ्यूजन रहेगा कि याक भैंस है कि क्या है। ठीक है, तो याक का दूध थोड़ा सा येलोइश कलर का होता है। किस जीव का खून जो है नीले रंग का होता है? तो मकड़ी, घोंगा, झींगा, इन सभी का जो है खून नीले रंग का होता है। ऑप्शन यहाँ पे डी सही जवाब होगा। मधुमक्खी पालन को क्या कहते हैं? जितने भी पालन हैं, पीसी कल्चर, सेरी कल्चर, एपी कल्चर, इन सभी कल्चर्स के नाम याद रखिएगा। तो मधुमक्खी पालन को एपी कल्चर कहते हैं, और मछली पालन को और रेशम पालन को सेरीकल्चर कहते हैं। कछुए के खोल के ऊपरी भाग को क्या कहते हैं? कार्पेस। ठीक है, ऑप्शन यहां पे ए है। मैंने शायद पहला ही दूसरा क्वेश्चन था। चींटियों के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है हमें। चींटियां एक ही पंक्ति में चलती हैं। बिल्कुल सही बात है। आप देखिए, अक्सर चींटियां जो है एक ही पंक्ति में चलती हैं, और इसकी चलने की वजह होती है, जब चींटियां चलती हैं तो जमीन पर गंध छोड़ती है ताकि वो उनको रास्ता मिल सके दूसरे चींटियों को, तो वो इस गंध का अनुसरण करती हैं। ऑप्शन यहाँ पे बी भी सही है। वे सर्दियों के दौरान शीत निद्रा में चली जाती हैं? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। वे अपनी मादा को उसकी गंध से कई किलोमीटर दूर से ढूंढ सकती हैं? ऐसा भी नहीं है। वे एक बस्ती में रहती हैं और उनमें विशेष क्षमता होती है। तो ऑप्शन यहाँ पे ये भी सही है। तो ए, बी, ई यहाँ पे जानकारी सही देखने को
मिल रही है हमें। ऑप्शन यहाँ पे बी सही जवाब होगा। अपनी त्वचा से सांस लेने के लिए जाना जाता है। कौन सा जानवर, कौन सा जीव, कौन सा कीड़ा अपनी त्वचा से सांस लेता है, ये क्वेश्चन है। तो त्वचा से सांस लेने वाला कीड़ा है वो है इंसेक्ट, जिसे कहते हैं वो है केचुआ। ठीक है, याद रखिएगा केचुआ। ऑप्शन यहां पे बी सही जवाब होगा। आइए अगला क्वेश्चन है स्लॉथ के विषय में, जैसे कि मैंने पहले भी कराया था। तो स्लॉथ के विषय में नीचे दिए गए। तो स्लॉथ लगभग 20 घंटे वृक्ष में उल्टा लटक करके सोता है, मस्ती से सोता है। 43वें का बिल्कुल सही है। स्लॉथ जिस पर रहता है, जिस वृक्ष पर रहता है, उसी पत्तियों को खाता, अपना पेट भरता है और कहीं जाने की आवश्यकता भी नहीं होती। बिल्कुल सही है। स्लॉथ की आयु लगभग 20 वर्ष होती है। इतने समय वो केवल 2 ही वृक्षों में जीता है? नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। तो यहाँ पे आंसर हो गया ए और बी सही जवाब होगा। रेशम कीट का जीवन चक्र क्या है? तो पहले वो अंडा के रूप में होता है, फिर कैटरपिलर लार्वा, फिर प्यूपा, कोकून जिसे कहते हैं, फिर उसके बाद वयस्क बनता है पतंगा, या फिर जो है क्या बोलते हैं तितली के रूप में ये जो है बनता है। ऑप्शन यहाँ पे ए सही जवाब होगा। रेशम कीट का कुल जीवन चक्र कितने सप्ताह का होता है? तो इसका जो जीवन चक्र होता है वो 7 सप्ताह का होता है, तकरीबन 2 महीने का। ठीक है। निम्नलिखित में से सत्य पहचानना है। कौन सा कथन है सही? हाथी जो है गंदले मतलब मिट्टी वाले पानी में खेलना पसंद करते हैं क्योंकि इससे इनके शरीर को ठंडक मिलती है। बिल्कुल सही जवाब है। अधिकांश हाथी दिन में लगभग 10 घंटे आराम करना और सोना पसंद करते हैं। हाथी जो है कम घंटे सोते हैं, ये बात याद रखिएगा, तो इसलिए गलत है। 3 महीने के बच्चों के हाथों का नहीं, हाथी के बच्चों का वजन 200 किलोग्राम होता है। बिल्कुल सही जवाब है। अधिकांश बड़े हाथी एक दिन में लगभग 100 किलोग्राम पत्ते खा लेते हैं। ये भी सही है, ये भी सही है। तो यहाँ पे 1, 3 और 4 बिल्कुल सही लग रहा है हमें। ऑप्शन यहाँ पे सी सही जवाब होगा। किसी पशु के विषय में नीचे दिए गए विवरण को पढ़ना है और फिर हमें पशु को पहचानना है। जैसा कि ये सीटेट का पूछा हुआ क्वेश्चन है, मैंने सीटेट से सीधा सीधा ये क्वेश्चन उठा के रख दिया है। ये एक भालू जैसा दिखता है, पर भालू हम इसे नहीं कहेंगे। ये एक दिन में लगभग 17 घंटे वृक्ष की शाखाओं में उल्टा लटक करके सोता रहता है। जिस वृक्ष पर रहता है उसी वृक्ष की पत्तियां खाता है और 40 वर्षों तक लगभग जीवित रहता है। मल त्यागने के लिए पूरे सप्ताह में एक बार नीचे उतरता है, फिर पुनः चढ़ जाता है। पूरे जीवन काल में 3 से 4 जो है पेड़ों को ही जो है अपना मतलब चुनता है और उसी को ही जो है उसी में ही पूरा जीवन उसका निकल जाता है। खाने को 30 ग्राम पत्तियों को चबाने में, उसको 30 ग्राम को पचाने में उसको 1 महीना लग जाता है। तो यहाँ पे जो इस जानवर की बात हो रही है वो है स्लॉथ। ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा जानवर उत्तरी अमेरिका में पाया जाता है और बिल्ली के जैसा दिखता है? बाकायदा इसने कॉन्टिनेंट का बताया कि उत्तरी अमेरिका में पाया जाता है और बिल्ली के जैसा दिखता है। तो देखिए ये है रैकून। रैकून, आपने वो पिक्चर देखी एवेंजर्स एंड गेम या एवेंजर्स जो है उसमें जो नहीं होता रैकून है ना, जो गार्जियंस ऑफ गैलेक्सी में जो है गार्जियन ऑफ गैलेक्सी जो मूवी है उसमें है। कितने लोगों ने ये मूवी देख रखी है कमेंट कीजिएगा। तो ये रैकून वही होता है, रैकून जो बिल्ली जैसा दिखता है उसमें। ठीक है। तो ये बिल्ली जैसा, ये एक तरीके से चोर टाइप का जानवर है, इसको ऐसे ही डिफाइन किया जाता है। तो ये एक तो आम आबादी के एरिया में आसपास घूमता हुआ दिखता है क्योंकि खतरनाक है नहीं, इसलिए किसी को जो है कोई पंगा नहीं इससे, तो इसलिए ये आम जो है लोगों के मतलब एरिया में घुस जाता है और खाना चुरा लेता है, कुछ भी चुरा लेता है यार, बस ऐसा समझो। तो चोर टाइप का जानवर है। भारत में सर्वाधिक जो है शेर किस राष्ट्रीय उद्यान में पाए जाते हैं? तो टाइगर की हमने आपको पूरी बात बताई थी। अब आ जाते हैं शेर के बारे में। तो भारत में शेर के लिए जो राष्ट्रीय उद्यान है सबसे ज्यादा वो है गिर नेशनल पार्क। ठीक है, गिर नेशनल पार्क में सबसे ज्यादा शेर पाए जाते हैं। ये कहाँ है? गुजरात में। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा जानवर इंसानों का खाना चुरा करके खा जाता है? तो रैकून है इसका आंसर। अभी तक ये सीटेट में पूछा नहीं गया है, लेकिन जैसी जानकारी वो पूछते हैं स्लॉथ के बारे में, हाथी के बारे में,
अन्य जानवरों के बारे में तो ये भी पूछ सकते हैं, इसलिए इस बात को भी ध्यान रखिएगा। निम्नलिखित में से कौन सा जानवर है जिनके सामने के दांत अपने पूरे जीवन काल बढ़ते रहते हैं? तो मतलब उसके दांत जो है वो बढ़ते रहते हैं और उसको ज़्यादा लंबा होने से बचाने के लिए इन चीज़ों को वो कुतरता रहता है, घिसता रहता है ताकि वो बढ़े ना, है ना, और उसको कोई क्षति, उसको कोई चोट ना पहुंचे उस दांतों से। तो ये है गिलहरी। गिलहरी के दांत बहुत ज़्यादा तेजी से बढ़ते हैं। ठीक है, ऑप्शन यहाँ पे बी सही जवाब होगा। निम्नलिखित में से किस जो है कीट मधुमक्खी जैसे कॉलोनी या समूह में एक साथ नहीं रहती है? तो मधुमक्खी जैसे कॉलोनी में रहती है, जैसे हम सामाजिक रूप से रहते हैं, हमारा एक समाज है, हम कॉलोनी में बसा के रहते हैं, एक दूसरे में अकेले तो नहीं रहते, हम लोग कॉलोनी में रहते हैं। वैसे मधुमक्खियां भी कॉलोनी में रहती हैं, चींटियां भी कॉलोनी में रहती हैं। लेकिन एक ऐसा है कीट, इंसेक्ट है जो कॉलोनी में नहीं रहता। तो वो देखिए, चींटी भी रहती है, मकड़ी, दीमक भी रहती है, ततैया भी रहती है, लेकिन मकड़ी जो है वो सोशल जो है इंसेक्ट नहीं है, वो अकेले ही अपना जाला बुनती रहती है, उसी में ही काम करती रहती है। ऑप्शन यहाँ पे बी सही जवाब होगा। जब एक मछली को पहले से उबले लेकिन कमरे के तापमान पर ठंडे किए गए पानी में भरी मछली डाल दिया जाता है, मतलब एक पानी, तो वो मर जाती है, ऐसा क्या होता है? एक मछली जो पानी होता है, पहले पानी को गर्माइए, खौला दीजिए, खौला के फिर उसको ठंडा कर लीजिए नॉर्मली, फिर एक सामान्य तापमान वाले कमरे में जैसे होता है वहाँ पे उसको एक्वेरियम में डाल दीजिए उसी पानी में, तो मछली मर जाएगी। क्यों? क्योंकि उसमें उस पानी में ऑक्सीजन नहीं है, ऑक्सीजन रहित वाटर है वो। ऑप्शन यहाँ पे सी सही जवाब होगा। ये सीटेट में पूछा गया क्वेश्चन है। भारत में लाल पांडा जो है किस क्षेत्र में पाया जाता है? तो देखिए, लाल पांडा है वो है आरावली की पहाड़ियों के क्षेत्र। लाल पांडा जो है भारत में पूर्वोत्तर क्षेत्र में आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, अब पूर्वोत्तर क्षेत्र में क्या है? सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश में यहां पे आपको देखने को मिलेगा। कंचनजंगा बायोस्फीयर में है। क्या खाता है ये जानवर? ये बांस को खाता है। नेपाल का राष्ट्रीय प्रतीकात्मक पशु भी है, ये बात याद रखना है, पेड़ पे रहने वाला प्राणी है, तो इस चीज को भी ध्यान रखिएगा। निम्नलिखित में से कौन सी समानता शेर और बाघ में पाई जाती है? तो ऑब्वियसली शेर दोनों ही शिकारी हैं, तो इसकी देखने की क्षमता भी अच्छी होगी, बिल्कुल सही है। दोनों अंधेरों में अपनी मूंछों की सहायता से शिकार का पता लगा लेते हैं, तो इनके कान जो है अलग अलग दिशा में घूमते हैं। ये तो मैंने टाइगर के बारे में बताया था। मूंछों में जो जो इनके बाल होते हैं ना, वो बड़े सेंसिटिव होते हैं, तो इससे पता चल जाता है कि शिकार का पता लगा लेते हैं, ये बात भी सही है। दोनों की दहाड़ दूर तक सुनाई देती है, बिल्कुल सही। तो ऑप्शन यहाँ पे डी बिल्कुल सही जवाब है। ठीक है, सामान्य पश्मीना शॉल या स्वेटर बनाने में कितने घंटे लगते हैं? तो पश्मीना शॉल जो है उसको बनाने में तकरीबन 250 घंटे लगते हैं। ठीक है, इसका पूरा काटना, पीटना, प्योरिफिकेशन, ये सब करते करते इसको 250 घंटे का समय लगता है एक शॉल को कंप्लीट होने में। वैसे तो 150 घंटे से 250 घंटे माना जाता है। अब ये पता नहीं किस आधार पे ये सीटेड का क्वेश्चन है, क्योंकि इसको तो कोई क्लियर नहीं कह सकता। कोई हो सकता है कि 150 घंटे बना लेता हो, कोई 250 घंटे में बनाता हो, है ना। तो अब ये कैसे है, इन्होंने आंसर, ये कभी कई एक बार क्वेश्चन पूछा गया है, तो इसलिए इस आधार पे आप मान के चलिए कि 250 घंटे, तो वही आंसर आप याद कर लीजिए। ठीक है, अगर 250 घंटे का ऑप्शन नहीं होगा तो 180 घंटे होगा। जो भी पीक वाला आंसर हो उसी को चिपका देना। ठीक है, 250 घंटे के ऊपर मत जाना बस। तो इस तरीके से हमारे टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस जो हैं वो समाप्त होते हैं। आई होप ये आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, आपके लिए काम का है। मैं आपको पहले से बता चुका हूँ। इस वीडियो को नोट्स बनाइए, अच्छे से तैयार करिए, अच्छे से पढ़ाई करिए, नोट्स का रिवीजन करते रहिए। वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करते जाइएगा। 30 लाइक्स का टारगेट है। शेयर कीजिए, अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर किया करिए, उनका भी फायदा होगा। और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। अभी के लिए बस इतना ही है, धन्यवाद।